ठीक है भाई, श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो जो डी ब्रोली साहब थे उन्होंने जब ये बात कही कि भाई एटम जो है वो डुअल नेचर रखता है, वो मादा भी है और मादे के साथ साथ एनर्जी भी है, तो अब एटम को नए अंदाज से, नए सिरे से स्टडी किया गया। उसमें श्रोडिंगर साहब ने अपना एक मॉडल पेश किया। अब ये जो मॉडल हम आपके सामने रख रहे हैं, ये कैसे बना, क्या तजर्बात हुए, ये सब बातें आपके कोर्स से और आपकी सोच से ऊपर की चीज़ें हैं। इसने जो नताइज निकाले हैं, बस वो नताइज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। श्रोडिंगर ने एटम को जब डिफाइन किया, किस तरह किया ये हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन क्या करा उसने, फाइनल क्या बात की, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम हैं पेज नंबर 44 पर। श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल 1926 में श्रोडिंगर ने, जो कि ऑस्ट्रियन फिजिस्ट था, बोहर के एटॉमिक मॉडल को लिया और उसमें एक स्टेप आगे बढ़ा। उसने मैथमेटिकली इक्वेशन बयान की जो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करती है। ये एटॉमिक मॉडल जो है बाद में क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद पर पेश किया गया, इसी को कहते हैं श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो उसने कहा कि मैथमेटिकली प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड इन डिफरेंट पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड डिटरमाइंड बाय प्रोबेबिलिटी। यानी उसने ये कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर कहीं पर भी पाया जा सकता है और मुख्तलिफ मकामात पर पाया जा सकता है। अब हमारे जहन में एटम का ये तस्वर आया ना कि भाई ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है वगैरह, नहीं, यूं नहीं घूम रहा, बल्कि आप इसको मान लो एक सरफेस, बॉल, फुटबॉल मान लो, अंदर न्यूक्लियस है और फुटबॉल का जो सरफेस है उस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सरफेस पे कैसे घूम रहा है, यूं नहीं घूम रहा है, यूं भी घूम रहा है, यूं भी हो रहा है, यूं भी हो रहा है। सरफेस पे किसी भी साइड पर है, वो सरफेस पे उसी जगह पे, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है वो एक डायमेंशन में नहीं है, बल्कि कई डायमेंशन में वो घूम रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, वो यूं भी घूम रहा है, एक ही डायरेक्शन में भी घूम रहा है, सरफेस पे ही है। फर्ज करो सरफेस के ऊपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से एक तो यूं ही घूम रहा है, लेकिन एक यूं नहीं घूम रहा है, एक यूं घूम रहा है, ऐसे, एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, एक इस तरफ आगे पीछे की तरफ घूम रहा है, या डिफरेंट मूड में घूम रहा है। तो ये जो श्रोडिंगर साहब है, इन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो वो कहीं पर भी हो सकता है और मैथमेटिकली उसे पता चलाया जा सकता है कि वो कहाँ है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है कि इसके यहाँ होने का इम्कान 50% है, यहाँ होने का इम्कान 100% है, यहाँ होने का इम्कान 12% है, इस मुकाम पे होने का इम्कान 45% है। ऐसे प्रोबेबिलिटी, यानी एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बताई जा सकती कहाँ है, लेकिन उसका इम्कान बताया जा सकता है। ये बात उसने पेश की। ठीक है, और ये 3-4 पॉइंट्स उसने डिफाइन किए हैं फाइनल। नंबर 1, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिटरमाइंस दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड इन वेरियस लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मुख्तलिफ मकामात पर पाया जा सकता है। ही फाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और उसने कहा ये जो ऑर्बिट का जो तरीका है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे आप ये देखें, पंखे के पर घूम रहे हैं, पर नहीं दिख रहा है आपको, एक बादल सा दिख रहा है फिल हुआ हुआ, हालांकि फिल नहीं है। देखें आप, 3 पर हैं, तीनों के दरमियान गैप भी है, लेकिन जब ये घूम रहा होता है तो आपको क्या दिखता है, एक क्लाउड दिखता है, एक स्पेस दिखता है, एक वाइट चीज़ दिखती है। अगर इसके कलर ब्लैक कर दिया जाए तो ब्लैक दिखेगा। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, एक बादल दिखता है।
एक धुआं दिखता है, ठीक है। एक जैसे शबनम और औस होती है ना, हम जब देखते हैं सर्दियों में धुंध छा जाती है, धुंध, तो धुंध दिखती है। वो जो धुंध होती है ना, वो शो कर रही होती है कि यहाँ पर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन उस धुंध में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये बताना प्रोबेबिलिटी के साथ होगा। 100% नहीं बता सकते इस धुंध में इलेक्ट्रॉन। जैसे इस वक्त मैं आपसे कहूँ इसका पर कहाँ है, आप नहीं बता सकते पर कहाँ है। ये बता सकते हैं इस जगह में कहीं पर है, ठीक है। ये बात इसने सबसे पहले पेश की। दूसरी बात, ईच सबशेल इज इन एन ऑर्बिट हैव डिफरेंट शेप्स विच डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने पहली बार कहा शेल के साथ साथ सब शेल भी होते हैं। शेल तो है ना, जैसे बौहर ने कहा भाई एक शेल है ये, इसने कहा शेल तो होते हैं, लेकिन शेल के साथ सब शेल भी होते हैं, बल्कि वो सारे सब शेल मिल जाते हैं तो एक शेल बनता है। समझ में आ रही बात आपको? अब मैं इसको समझाने के लिए कहता हूँ आपको, जब ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, ये बादल है इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, क्लाउड है, सही है। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो यूं ही नहीं घूम रहे हैं, तो मुख्तलिफ अंदाज से घूम रहे हैं। यूं भी घूम रहा है, कोई यूं घूम रहा है, कोई यूं घूम रहा है। उसके नतीजे में क्या बन गया, एक बादल बन गया। तो ये कह रहा है जो बादल है ना पूरा, ये तो एक है शेल, लेकिन उस बादल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही जगह पे एक ही स्पीड से नहीं घूम रहे, एक ही तरफ नहीं घूम रहे, बल्कि डिफरेंट एंगल से घूम रहे। तो जो हर इलेक्ट्रॉन जो अपने तौर पर घूम रहा है वो दरअसल एक सब शेल है। तो एक शेल सब शेल पर मुश्तमिल होता है। ये पहला बादल उसने ऐसे डिफाइन किया। अब हम जब बोर्ड पे बना रहे हैं ना, तो हम ऐसे गोल बना दे रहे हैं। ये गोल नहीं है, ये फुटबॉल है। न्यूक्लियस, उसके गिर्द पहली फुटबॉल, ये पहला ऑर्बिट है, और वो ऑर्बिट लेयर नहीं है, सिर्फ बादल है पूरा। फिर दूसरा ऑर्बिट है, वो भी बादल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन यूं ऐसे ऐसे सरफेस के ऊपर घूम रहे हैं, और घूमकर क्या बना दे रहे हैं, बादल बना दे रहे हैं। तो ये पहला शेल को उसने कहा के शेल है, वही इस तरह दूसरा एल, फिर एम और फिर एन। लेकिन वो कहता है हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके भी सब शेल हैं, और ये सब शेल 4 टाइप के हैं, एस, पी, डी और एफ, ये नाम रखे उसमें। पहला सब शेल क्या है, एस, दूसरा सब शेल क्या है, पी, तीसरा सब शेल क्या है, डी, और चौथा सब शेल क्या है, एफ। ठीक है। पहला जो सब शेल है एस, वो गोल है। गोल का मतलब इलेक्ट्रॉन यूं ही घूमता रहेगा एक ही डायरेक्शन, ऐसे बस। दूसरा जो सब शेल है पी, वो 3 डायरेक्शन में होता है, पी एक्स, पी वाई, पी एक्स, और ये बाहर की तरफ पी जेड, और पीछे की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है, ये पी एक्स में घूम रहा है, बीच में न्यूक्लियस है, यूं घूम रहा है। न्यूक्लियस के करीब आता है तो तेज हो जाता है, न्यूक्लियस से दूर जाता है तो स्लो हो जाता है, फिर तेज हो जाता है, फिर स्लो हो जाता है, ऐसे घूम रहा है। ये एक्स है, और एक घूम रहा है ऐसे वाई में, पी वाई, और एक घूम रहा है पी जेड में, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो ये पी एस जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, पी जो है वो 3 डायरेक्शन में, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये पी एक्स है, और ये क्या है, पी वाई है, और आपकी तरफ और पीछे की तरफ ये क्या है, पी जेड। तो ये एस हो गया, ये पी हो गया। जो डी है ये 5 डायरेक्शन में घूमता है, डी एक्स, डी वाई,
डी जेड, और फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे बीच में भी घूम रहा है, और फिर एक और डायरेक्शन डी जेड स्क्वायर। यानी अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे तो वो अगले एनर्जी लेवल में हैं। अच्छा, इनके एनर्जी लेवल भी डिफाइन किए उसने। एस का एनर्जी लेवल 0 है, पी का एनर्जी लेवल 1 है, डी का एनर्जी लेवल 2 है, एफ का एनर्जी लेवल 3 है। तो जो इलेक्ट्रॉन एस में घूम रहे हैं ऐसे एक ही तरफ में, उसकी एनर्जी कम है, लेकिन जो पी में घूम रहे हैं उनकी एनर्जी उससे ज़्यादा है, और जो डी में घूम रहे हैं उनकी एनर्जी उससे ज़्यादा है, और जो एफ में घूम रहे हैं, और ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक बादल बना रहे हैं। तो वो जो बादल है वो क्या है, वो एक शेल है। हम उसको कह रहे हैं पहला शेल है, फिर ये दूसरा शेल है, दूसरे शेल में भी इसी तरह 4 जो है वो सब शेल होंगे। तो इसने श्रोडिंगर ने ये बात बयान की कि एटम के अंदर शेल तो होते हैं, लेकिन हर शेल 4 छोटे सब शेल पर मुश्तमिल होता है। ये बात समझ में आ गई आपको थोड़ी थोड़ी या नहीं? और नंबर 3, डिफरेंट सब शेल ऑफ ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज एस, पी, डी एंड एफ विद डिफरेंट शेप्स एज एस इज स्फेरिकल एंड पी इज डम्बल शेप। उसने कहा एस जो है वो गोल होता है और पी जो है वो डम्बल की तरह होता है, और बाकी डी और एफ इसने यहाँ बताया ही नहीं आपको ना, क्योंकि उसकी शेप जो है वो थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल होती है, वो डिफाइन नहीं की जा सकती, मैथ के बगैर आप डिफाइन नहीं कर सकते उसको। नंबर 4, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ शेल। यानी उसमें कितने ऑर्बिट होंगे और कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसका इन्हिसार एनर्जी पर होता है जो इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो अगले शेल्स में होगा और अगले सब शेल में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है तो वो फिर नीचे वाले सेल शेल और उनके सब शेल के अंदर होगा। तो पहली जो बात, नई बात जो पेश की श्रोडिंगर ने बॉहर से हटकर, वो क्या पेश की, वो ये पेश की कि एक तो ये बात ज़हन में रखें कि इलेक्ट्रॉन का जो घूमना है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, बल्कि वो हर डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में घूम रहा होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या, जो आप इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है किसी ऑर्बिट में, तो वो ऑर्बिट एक बादल की तरह बिहेव करता है, एक रुई के गोले की तरह, एक धुंध की तरह बिहेव करता है। और वो जो धुंध होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे होते हैं तो हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का पता नहीं बता सकते, प्रोबेबिलिटी में बयान कर सकते हैं, इम्कान बता सकते हैं कि इसका यहाँ होने का इम्कान ये है। और तीसरी बात उसने ये की कि जो शेल होते हैं ये दरअसल 4 छोटे छोटे सब शेल पर मुश्तमिल होते हैं। इन शेल के बादल में भी इलेक्ट्रॉन एक ही तरह से नहीं घूम रहे होते, बल्कि कुछ स्फेरिकल घूम रहे होते हैं बॉल की सतह के ऊपर, और कुछ जो है वो डंबल की शेप में घूम रहे होते हैं, ऐसे जैसे हमने बनाया है पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और कुछ जो है वो मुख्तलिफ शेप में घूम रहे होते हैं। तो तीसरी बात उसने ये की। और चौथी बात ये की कि हर इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो अगले शेल और सब शेल में होगा, अगर उसमें एनर्जी कम है तो वो निचले वाले शेल और सब शेल में पाया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये 4 बातें पेश करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, probability of finding an electron within certain volume of space surrounding the nucleus can be represented as a fuzzy cloud। यानी इलेक्ट्रॉन का पाया जाना किसी भी जगह पर वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है ऐसे कि वो आप बता दो यहाँ खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ है ही नहीं, रुका हुआ है ही नहीं, तो वो क्लाउड के अंदर मौजूद है। यानी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जगह आप नहीं बता सकते, क्लाउड के तौर पर बताएंगे। द क्लाउड इज डेंसर, यानी जो बादल होता है वो बड़ा थिक होता है, गहरा बादल होता है। डेंसर का मतलब गहरा। The probability of finding electron is high, which are called atomic orbitals. Detail and mathematical derivation will be discussed in next classes। इन्होंने यहाँ बोल के छोड़ दिया कि आप अगली क्लासेस में इसकी बड़ी तफसीलात पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जनाब यहाँ से एक टॉपिक शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कैसे आप उनको डिफ़ाइन करेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर
मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन एटम है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? तो उसने एक फार्मूला बना के दिया 2n²। क्या बना के दिया? 2n² का मतलब ये है कि ये जो n है, इसकी जगह पर अगर आप 1 रखेंगे तो पहले ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये पता चल जाएगा। अगर n की जगह पर आप 2 रखेंगे तो दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये पता चल जाएगा। n की जगह पर अगर आप 3 रखेंगे तो तीसरे ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये पता चलेगा। मिसाल के ऊपर k शेल है पहला, तो k के लिए n की वैल्यू क्या है? 1, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ 2n की जगह 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 2 2। तो k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर आप L शेल की बात करें, L शेल में L की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू, तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 दूनी 8। तो L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। उसके बाद हम M शेल की बात करते हैं। M के लिए n की वैल्यू 3 है, तो इस n की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 दूनी 18। L शेल में या तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। N शेल की बात करें, n के लिए n की वैल्यू 4 है, तो अब अगर आप यहाँ n की जगह पे 4 रखें तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 16 दूनी 32। इसका क्या मतलब हुआ? K शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। और N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32। ये उसने स्ट्रेटेजी मैथमेटिकली प्रूफ की। पहली बात ये। और उसने ये भी कहा कि हर शेल छोटे 4 सब शेल पर मुश्तमिल होता है। वो 4 सब शेल कौन कौन से हैं? S, P, D और F। तो K शेल जो है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, ये मैंने 2 लिख दिया। L शेल में कितने आते हैं? 8, ये मैंने 8 लिख दिया। M शेल में कितने आते हैं? 18, ये मैंने 18 लिख दिया। और N शेल में कितने आते हैं? 30। अच्छा, ये जो K शेल है, इसमें S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है और F भी होता है, लेकिन इसमें क्योंकि ये 2 हैं, इसमें ये 2 आते हैं, बाकी ये तीनों क्या रहते हैं? खाली। इसी तरह L में देखें, S, P, D और F, इसमें से 8 में से 2 S में आ जाते हैं और 6 P में आ जाते हैं, क्योंकि 3 डायरेक्शन में होता है ना, PX में 2, PY में 2 और PZ में 2, तो 6 इसमें आ जाते हैं। 6 और 2 कितने हो गए? 8, L भर गया। इसका D और इसका F ऑर्बिटल खाली होता है। M में अगर आए, इसके अंदर भी S है, P है, D है और F है। S में कितने आते हैं? 2। P में कितने आते हैं? 6 और D में आते हैं 10। ये 5 डायरेक्शन में होता है। हर डायरेक्शन में 2 आएंगे तो कितने बनेंगे? 10। 6 और 2 8, 8 और 10 18, ये 18 बढ़ गए। इसका F खाली होता है। इसके ये दोनों खाली हैं, इसके ये तीनों खाली हैं। और अगर आप N शेल में हैं तो उसका S ऑर्बिटल, उसका P ऑर्बिटल, उसका D ऑर्बिटल, उसका F ऑर्बिटल। S में 2 आएंगे, P में 6, D में 10 और इसमें 14। ये 7 डायरेक्शन में होता है। 7 डायरेक्शन में से हर डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? तो 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 14 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, और वो जो 2 हैं वो कहाँ हैं? S ऑर्बिटल में। ये जो 8 L में है ये कहाँ है? S में 2 हैं और P में 6 हैं। ये जो 18 M में है ये कहाँ है? S में 2, P में 6 और D में 10। और ये जो 32 N में है ये कहाँ है? 2 S में, P में 6, D में 10 और F में 14। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफाइन किए जाते हैं एनर्जी के लिहाज से। जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो K शेल में होता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो L शेल में होता है, जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। सही है, एनर्जी का लेवल ये 0 है, इसको 0 माना जाता है। ये माना जाता है 1 एनर्जी, इसको माना जाता है 2 एनर्जी, इसको माना जाता है 3 एनर्जी। जिसमें 3 एनर्जी होगी वो हमेशा
n के अंदर आके एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये बुनियादी बातें उसने पेश की। अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई है, अगला हिस्सा अगली क्लास में इंशाअल्लाह। चलें।